हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम आरुषि है और आज का टॉपिक आपके लिए है थाउजेंड्स क्वेश्चंस रिलेटेड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका पार्ट 2 आज आपके साथ पे हम शेयर कर रहे हैं। यहाँ पर आपको 1000+ लास्ट 10 ईयर के कलेक्शंस मिलेगा। जितने भी एग्जाम हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर सारे आपके साथ शेयर करे जा रहे हैं। और जब 100 क्वेश्चंस का कलेक्शन पूरा हो जाएगा उसके बाद लाइव सेशन होगा यूट्यूब पर। आप उसको अटेंड करिए, अपने आप को चेक करिएगा कि कहाँ पर क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। और जितने भी अभी तक मैंने आप लोगों के साथ क्वेश्चन शेयर करे उनको पढ़िए। कहीं पे भी कोई भी डाउट आ रहा है तो आप लाइव सेशन के दौरान पूछ सकते हैं। वो इसी चीज के लिए लाइव सेशन चलेगा, जो भी आपके डाउट्स हैं और अपने आप को चेक करने के लिए कि आपको अब तक कितना समझ में आ गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। और आप लोगों ने अभी तक अगर टेलीग्राम लिंक ज्वाइन नहीं कराया है तो आप सभी लोग यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा। आरुषि सिंह अनअकैडमी के नाम पर है ये टेलीग्राम। और यहाँ पर आपको बैंक एसएससी दोनों से रिलेटेड नोट्स, पीडीएफ, सेशन की इंफॉर्मेशन सारा आपको मिलेगा। तो चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर जो मेरा सेशन है यहाँ पर 1000 क्वेश्चंस का। तो यहाँ पर आपके सामने पहला क्वेश्चन आज के सेशन का है, मेंबर ऑफ राज्यसभा फ्रॉम स्टेट एंड यूटी। यहाँ पे कहा गया है, बस ये क्वेश्चन है जो एक ही लैंग्वेज में, बाकी आपको दोनों लैंग्वेज में मिलेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो यहाँ पे बस ये पूछा गया है कि राज्यसभा में जो मेंबर होते हैं वो स्टेट एंड यूटी से कितने आते हैं, मतलब कि आपको टोटल सीट बतानी है। तो जल्दी से आप लोग सभी लोग टिक कर दीजिए इसका आंसर क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। क्वेश्चन समझ के होंगे। स्टेट और यूटी की बात की गई है, में से अगर मिलाएं तो कितने यहाँ पर मेंबर्स होते हैं। तो अगर यहाँ पर स्टेट एंड यूटी दे रखा है देन आपका आंसर क्या आएगा, 238। ठीक है। अगर आ गया है कि सीटों की संख्या तो आप उसके अकॉर्डिंग टिक करेंगे, क्योंकि आप सभी को मालूम है 238 जो स्टेट एंड यूटी से रिलेटेड है, प्लस 12 जो कि नॉमिनेट किए जाते हैं किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। तो यहाँ पर अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा टोटल कितना आ जाता है, 250। अगर पूछ रहे हैं राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी होती है तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना आंसर लगाएंगे देन। और अगर पूछा जा रहा है स्टेट एंड यूटी का तो आपका 238। अगर केवल पूछे जा रहे हैं प्रेसिडेंट द्वारा कितने राज्यसभा में नॉमिनेट किए जाते हैं देन आपको आंसर टिक करना है 12, जो कि अलग अलग फील्ड से रिलेटेड होते हैं, कला, साहित्य। ऑलरेडी मैंने पूरा पार्लियामेंट संसद टॉपिक आपके साथ शेयर कर रखा है यूट्यूब पर, आप उसको देखिएगा, वहां पर आपको सभी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधि किनके द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है। तो राज्यसभा में जो राज्यों के जो प्रतिनिधि हैं उनको कौन लेकर आता है, तो आप सभी को मालूम है, हम इलेक्शन की बात करें, ठीक है, इलेक्शंस में आप सभी को मालूम है कि 18+ जो लोग हैं वो सभी लोग वोट देते हैं। और हम लोग जो वोट देते हैं वो किन किन इलेक्शन में देते हैं, बेसिकली जो मेन मेजर हैं, एक तो लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, और ये तो आपके सेंट्रल लेवल में लोकसभा राज्यसभा रहता है, लोकसभा और राज्यसभा। अगर हम देखें ये यूनियन का हो गया, संघ। अब अगर जो राज्य की अगर हम बात करें तो राज्य में हमारे पास दो सदन होते हैं। राज्य में आपका आ गया एक लेजिस्लेटिव काउंसिल, एक लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको हम लोग हिंदी में विधान सभा और विधान परिषद के नाम से जानते हैं। ठीक है। बट हम लोग, आप सभी को मालूम है, जो 18+ जो लोग वोट देते हैं, जो इलेक्शन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, लोअर हाउस, मतलब कि जो निम्न सदन है उनके होते हैं। उच्च सदन में हम लोग के द्वारा जो चुने गए लोग हैं उनके द्वारा चुनकर भेजे जाते हैं। तो विधानसभा, यहाँ पर यहाँ इलेक्शन होते हैं तो यहाँ पर जनता द्वारा डायरेक्ट भेजे जाते हैं, और इनडायरेक्टली इनको जो हम चुन के लेके आते हैं उनको ये लोग यहाँ पर लेके आते हैं, राज्यों में यहाँ पर लेके आते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर इस समय आपका क्वेश्चन है, फिलहाल यहाँ पे लोकसभा वाले तो नहीं लेके आएंगे, सॉरी, जो राज्य विधानसभा, क्योंकि यहाँ पे हर स्टेट को प्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम जाएंगे तो क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि राज्य सभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व, तो राज्यों का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है, राज्य में विधानसभा। हर एक स्टेट में अपनी विधानसभा होती है, वहां पे विधानसभा में जिनको हम चुन के लेके आते हैं वो लोग फिर यहाँ पर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, राज्यों के विधानसभा के।
और याद रखिएगा निर्वाचित सदस्य जरूर देखिएगा, इलेक्टेड मेंबर, आप कहेंगे इलेक्टेड मेंबर ही क्यों टेक करना है, क्योंकि राज्य में भी जो है गवर्नर द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं मेंबर। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें यूनियन में, संघ की बात करें तो लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12 नॉमिनेट करता है कौन, राष्ट्रपति। ऐसे ही राज्य में गवर्नर, जिसको हम लोग बोलते हैं राज्यपाल, भी नॉमिनेट करते हैं एक आपका विधान परिषद में। अब तो काफी चेंज और भी हुआ है, 1/6 आपका आ गया। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कहाँ पे कितने मेंबर्स को नॉमिनेट किया जा रहा है। ज्यादा वाले मेंबर्स को आपको कहाँ रखना है, अपर हाउस में। ठीक है, ज्यादा वाले जो मेंबर होंगे वो आपके कहाँ चले जाएंगे, अपर हाउस में। कम वाला, क्योंकि 2 आपके कहाँ पर आते हैं, लोकसभा, लोअर हाउस, तो यहाँ पे भी आपका क्या आ जाएगा, लोअर हाउस। लोअर हाउस कौन सा होता है आपका, विधानसभा में, तो वो लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इसके बाद आए हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, मतलब आर्टिकल में राष्ट्रपति द्वारा चुने गए सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं कर सकते। देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट जो अभी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा था, यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको ध्यान होगा कि कहा था कि राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं वो भी नॉमिनेटेड वाले ही पार्टिसिपेट करेंगे। सेम यहाँ पे वही बात कहा गया है कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में, क्वेश्चन को समझ जाएंगे कभी गलत नहीं होगा, राष्ट्रपति के इलेक्शन में नॉमिनेटेड जो है व्यक्ति वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। ये सारा जो एक कॉन्सेप्ट है, प्रोसेस है, उसको किस आर्टिकल में डिफाइन किया गया है। तो इससे पहले वाले सेशन में आपको मैंने लर्न कराया था 52 से लेकर 61, मतलब राष्ट्रपति से लेकर महाभियोग तक के आर्टिकल का पूरा एक लाइन बताया था। इसके अलावा एक मैंने सेपरेट भी सेशन में अपडेट किया है, शॉर्ट ट्रिक्स टू लर्न प्रेसिडेंट आर्टिकल्स, वहां पे आप देखिएगा, मिल जाएगा। तो आप लोगों को मालूम है इसी के बीच में ही आएगा 52 से 61, तो आप डायरेक्ट ये 2 आर्टिकल को कट कर सकते हैं। ठीक है, 52 में आपका आ जाता है राष्ट्रपति, 53 में आ जाता है राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है। भाई सेंट्रल का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है, राष्ट्रपति के पास। स्टेट का जितना भी प्रमुख रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसके पास होता है, गवर्नर के पास होता है। ये लोग पूरा यहाँ पर स्टेट एंड जो आपके सेंट्रल है वहां पे देखते हैं। अब यहाँ पर आ जाओ प्रेसिडेंट और गवर्नर की अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे अभी राष्ट्रपति के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो 53 तो हमारा ये हो गया, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है आर्टिकल नंबर 53 में कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है। तो हमारे पास अब आर्टिकल कौन सा बचा है, 55। तो आंसर हमारा है 55, जिसमें कहा गया है लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा। ठीक है, क्या क्या बोला गया, राष्ट्रपति के इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा, लोकसभा, लोअर हाउस, अपर हाउस एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, जो कि आपका स्टेट में होता है। इन तीनों हाउस के कौन से मेंबर, इलेक्टेड मेंबर। ठीक है, यहाँ पर इलेक्टेड मेंबर ही पार्टिसिपेट करेंगे, नॉमिनेट मेंबर नहीं करेंगे। जिनको खुद राष्ट्रपति या गवर्नर नॉमिनेट करेंगे वो खुद उनके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, तो 100% वोट उन्हीं को देंगे ना, तो वो लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इसके बाद आ जाते हैं संसद और राज्य विधानसभाओं के लिए भारत में चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। तो सिंपल से याद रखिएगा, इलेक्शन ऑफ इंडिया, जब भी हम पार्लियामेंट की बात करें, स्टेट या फिर सेंट्रल की बात करें, इलेक्शन कमीशन के द्वारा ही कराया जाता है। इलेक्शन कमीशन ही जो है सारा प्रोसेस को देखते हैं, और इनके पास एक लिमिट होती है, मैक्सिमम कोई भी इलेक्शन कराने के लिए 6 मंथ। ठीक है, जब कभी पूछा जाए कि इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है इनका अपॉइंटमेंट। सेंट्रल में पूछ रहे हैं, स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात कर रहे हैं, तो गवर्नर टिक कर देंगे। मैक्सिमम जो इनके पास टाइम रहता है, किसी भी चाहे वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो, राष्ट्रपति जब सीट राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट लग जाए, महाभियोग लग जाए या डेथ हो जाए कार्यकाल के दौरान, तो जो भी उस समय जो समय सीमा दी जाती है मैक्सिमम 6 मंथ की, मिनिमम जितने जल्दी आप खत्म कर लें, कंप्लीट करा लें इलेक्शन, वो है। चलिए आते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे आपको अपना आंसर मिल गया होगा। निम्नलिखित आपातकालीन श्रेणियों में से कौन सी अभी तक नहीं लगाई गई। देखिए इमरजेंसी होती है 3 तरीके की।
ठीक है, 3 तरीके की इमरजेंसी होती है, जिसमें एक आपकी है नेशनल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, 2 आपको यहाँ पे दिख रही हैं। तीसरा यहाँ पे एक ऑप्शन में जो मेंशन किया गया है, संवैधानिक मशीनरियों के फेल होने से आपातकाल। अगर हम कहें तो प्रेसिडेंट रूल, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी हो गया आपका, नेशनल इमरजेंसी हो गया। एक हम बोलते हैं राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल, और एक आपका होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये 3 होती है, ठीक है। तो ये तीनों के आर्टिकल भी याद रखिएगा। ये 352 से स्टार्ट होकर 360 तक चलता है। 352 से स्टार्ट होकर, और डिफरेंस कितने का है, 4 का है। तो 352, 356 एंड 360 सिंपल सा शॉर्ट ट्रिक्स है। 352 से याद रखिएगा, और 360 पर एंड हो रहा है। 360 पे क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। तो अभी तक कौन सी नहीं लगी है, फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। जब मनी का वैल्यू से रिलेटेड यहाँ पर अगर आपने बैंकिंग में टर्म्स या इकोनॉमी पढ़ी होगी तो आपको मालूम होगा कि फाइनेंशियल इमरजेंसी तब लगाई जाती है जब आपका जो मनी का वैल्यू है वो आपकी इकोनॉमी जो ग्रोथ है उससे बिल्कुल भी मैच ना करे, मिसमैच। ऐसे में फाइनेंशियल इमरजेंसी क्राइसिस आ जाते हैं, देन इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। नेशनल इमरजेंसी बाहरी युद्ध के लिए लगाया जाता है। और अगर हम बात करें प्रेसिडेंट रूल, तो आपने बहुत बार सुना होगा कि पश्चिम बंगाल में प्रेसिडेंट रूल लगा दीजिए, राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए, या फिर दिल्ली में बात की जाती है, कहीं और किसी स्टेट में। तो यहाँ पर आपको प्रेसिडेंट रूल में क्या याद रखना है, रिसेंट में कहाँ पर लगा। आपको फिर माइंड में आता है हमें इस पर कौन कौन से क्वेश्चन लर्न करने, तो यहाँ पर आप रिसेंट वाला याद रखिएगा कि रिसेंट में कहाँ लगा था प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन। क्यों लगता है, तो संवैधानिक तरीकों से चीजों को नहीं चलाया जा रहा है, सिस्टम फेल हो रहा है, देन राष्ट्रपति अपने हाथों में सारा कार्यभार ले लेता है। नेशनल बाहरी युद्ध के कारण, फाइनेंशियली आपको बता दिया है, मनी लेटर। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। ये बहुत ज्यादा इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इनमें से कौन सा, क्योंकि दो तो आप डायरेक्टली कट कर देते हैं। यहाँ पर आपके पास दो, देखिए 8 तो आप सबसे पहले कट करेंगे। अब आपके पास आते हैं ये 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, कितने हैं एट प्रेजेंट हमारे फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों का कितने का वर्णन किया गया है, उल्लेख है किसमें, संविधान में। आपको इसमें से बताना है कौन सा रहेगा हमारा आंसर। तो आपने सबसे पहले 8 नंबर तो कट ही कर दिया, नहीं 8 तो नहीं है। अब यहाँ पर 6 में टिक करें या 7 में, ठीक है, 2 ऑप्शन तो आप देखकर ही कट कर देते हैं। 6 और 7 में लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है एट प्रेजेंट कितने हमारे फंडामेंटल राइट हैं, या संविधान में, भारतीय संविधान में कितनों का उल्लेख है। संविधान में तो 7 ही बोले हैं ना, हमारे संविधान में कितने बोले हैं, 7 बोले हैं, बट उसमें से एक राइट टू प्रॉपर्टी है जिसको हटा दिया गया है, ठीक है, और उसे 300A में ट्रांसफर कर दिया गया है, अमेंडमेंट। तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपको क्या करना है, 6। तो ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग टिक करिएगा। उल्लेख कितना है या अभी कितने हैं उसके अकॉर्डिंग। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति के निर्देश सिद्धांत में शामिल नहीं है। जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसमें कौन सा पॉलिसी या कौन सी बात का जिक्र नहीं किया गया। आपके पास 4 ऑप्शन आपको बताना है, और आप सभी को मालूम होगा हमारे जो संविधान में जितनी भी चीजों के बारे में लिखा गया है उन्हें पार्ट्स के रूप में बताया गया है। जैसे कि अगर आप सभी को मालूम होगा, पार्ट 1 में स्टेट एंड यूटी के बारे में जिक्र किया गया है, एंड पार्ट 2 में आपका सिटीजनशिप, ठीक है, पार्ट 3 में आपका फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 4 में आपका आ जाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। आर्टिकल याद रखिएगा 1 to 4, 5 to 11, 12 to 35, तो यहाँ पे 36 to 51, 52 आप सभी को मालूम है। आर्टिकल नंबर 52 किससे रिलेटेड है, प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से आर्टिकल भी आ जाते हैं यहाँ पे। अगर तो आप सभी को मालूम है, अगर आर्टिकल नंबर दे रखा है तो ये आर्टिकल तो इसके अंदर आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग किससे है, 36 to 51 से है।
राइट टू इंफॉर्मेशन अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो ये हमारा फंडामेंटल राइट्स में कन्वर्ट हो गया है, तो यहाँ पर हमारा कौन सा नहीं है, दिस वन शामिल नहीं है, बाकी सारे आपके ये राइट्स हैं, सिद्धांत हैं। इसके बाद आते हैं, अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, डीपीएस का पूछा था कहाँ से लिया गया, बोरो क्या गया है, तो आयरलैंड, ये काफी रिपीटेड क्वेश्चन है, आयरलैंड से लिया गया है। भारत के संविधान का भाग 4 निम्नलिखित में से किससे संबंधित, लीजिए अभी मैंने जस्ट आपको बता ही दिया, तो आई होप सबका अब तो 100% करेक्ट आंसर चला ही गया होगा, क्योंकि पार्ट 4 ही अभी जस्ट मैंने लास्ट स्लाइड में बताया था। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, पार्ट 4 में है 36 to 51 इसके अंतर्गत आर्टिकल आते हैं। ये पार्ट 3 में रखा गया है, फंडामेंटल राइट, जिसके अंदर 12 to 35 तक आते हैं आर्टिकल्स, ठीक है। फिर आपका यूनियन में प्रेसिडेंट स्टार्ट हो जाता है 52 से। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में कहा गया है या जिक्र किया गया है। आप में से बहुत से लोगों को शेड्यूल याद रहते हैं, बहुत से लोग भूल जाते हैं कि 5th में क्या कहा गया है, 6th में क्या कहा गया है, 8th 9th में क्या बोला गया है हमारे जो अनुसूची है उनमें। तो इसका मैंने एक शॉर्ट ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर करा था, ऑलरेडी यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, आप लोग उसको देख लीजिएगा, और वहां पर आपको ट्रिक बताई गई है किस तरीके से आप ये 12 अनुसूची हैं उनको लर्न कर सके, एक लाइन में आपको ट्रिक बताई गई है। फिलहाल यहाँ पे हम डायरेक्टली आंसर को टिक करते हैं। तो यहाँ पे कहा गया एंटी डिफेक्शन लॉ किस में डिफाइन किया गया है, तो इसका जो आंसर है शेड्यूल नंबर 10, ठीक है, शेड्यूल नंबर 10 में दल बदल, इसको हम हिंदी में बोलते हैं दल बदल, 10 से दल बदल। आपको बहुत से लोगों ने सुना होगा, ये जो लीडर्स होते हैं, नेता होते हैं, अपनी पार्टी को चेंज करना, उसके लिए कोई लॉ नहीं होना, कोई भी चीज का जिक्र नहीं था, धीरे धीरे उन सबको ऐड किया गया, अमेंड किया गया, क्योंकि हमारे संविधान में जो शेड्यूल थे पहले 1 to 8 ही थे, है ना। फिर उसके बाद 9, 10, 11 एंड 12 इन 4 शेड्यूल्स को क्या किया गया था, ऐड किया गया है। तो यहाँ पर जो भी चीजें ऐड हुई हैं, तो मतलब जो पहले लिखी गई थी उनमें लगा कि हाँ ये चीज में चेंजेस करना चाहिए, अगर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या अभी रूल्स बनाने चाहिए, तो उनको हम कहते हैं संविधान में संशोधन करना। आर्टिकल नंबर 368 में डिफाइन किया गया है संविधान संशोधन के बारे में। तो यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर चीजों को ऐड किया गया, 9, 10, 11, 12 ये अमेंडमेंट है शेड्यूल में। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, निम्नलिखित संस्थानों को प्रतिस्थापित करने के लिए नीति आयोग का गठन किया गया। तो किस आयोग की जगह पर नीति आयोग लाया गया, तो आप सभी को मालूम है योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन जो कि 1951 में आया था, उसकी जगह पर नीति आयोग को लाया गया 2012 में ही आया था, ठीक है, 2012 में। अब आपके लिए इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, अभी तो फिलहाल रिसेंट के क्वेश्चंस जो मैं करंट क्लासेस में बताते हैं वो आपको लर्न करना है। नीति से रिलेटेड काफी चीजों को, हाँ इस समय क्या क्या वो स्टार्टअप्स हैं या कौन कौन सी योजनाएं लेके आ रहे हैं वो आपको लर्न करनी है। अगर वो स्टैटिक से रिलेटेड अगर आपको लर्न करना है, तो एक तो ये किसकी जगह पर ये नीति आयोग लाया गया, नीति आयोग किस साल लाया गया था, तो 2012 में लाया गया था, 1 जनवरी 2012 में। प्राइम मिनिस्टर इसके होते हैं चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है नीति का फुल फॉर्म। ये जो एग्जाम होते हैं उसमें आपको फुल फॉर्म ऑलरेडी मेंशन रहती है, और उसमें थोड़ा बहुत चेंज होता है, जैसे कि इंस्टीट्यूशन की जगह वो इंस्टीट्यूट दे सकते हैं, यहाँ पर कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन की जगह ट्रांसफर, कुछ भी इसको चेंज करके वहां पे ऑप्शन में रहता है। तो आपको पूरी अच्छे से मालूम होना चाहिए कि इसका फुल फॉर्म क्या है। तो चलिए आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, इसके और क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करेंगे। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरीज है, आप कमेंट में भी जाकर मुझे पूछ सकते हैं, या फिर आपको कोई और सब्जेक्ट से रिलेटेड टेस्ट सीरीज चाहिए, क्वेश्चंस चाहिए, नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, आप वहां पर कमेंट के द्वारा
बता सकते हैं। और अभी तक अगर आप लोगों ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो आरुषि सिंह आन अकेडमी टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। यूट्यूब को भी आप यहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो भी सेशन है, लाइव सेशन स्टार्ट हो रहे हैं और जो भी आपके पास नोटिफिकेशंस हैं वो आप तक पहुँच जाए। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।